तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो बोलिए आप लोग कैसे हैं। तो हम जानते होंगे कि आप लोग खा पी के मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम। वो टाइम कहिए तो कहीं घूमने का नहीं है, वो टाइम बर्बाद करने का नहीं है, वो टाइम किसी को देने का नहीं है, वो टाइम किसी को लेने का नहीं है। यानी कि वो टाइम किसी को या किसी पर बर्बाद करने का नहीं है। वो टाइम आपका है और आपका एग्ज़ाम का है और आपके मार्क्स कितना आ सकता है उसका है और आपको गार्जियन सुनने की बात के। यानी कि अगर उस वही टाइम 10-15 दिन जो टाइम है, वही टाइम हो सकता है कि आपको बात सुनवा देगा घर पे। हो सकता है कि घर पे दम अगल बगल गोतिया को जला सकता है, या तो बात करेंगे कि पिताजी के मन खुश कर सकता है। ठीक है, अगर आया और से कम नंबर तो समझ जाओ पापा के मत कहो, पिताजी दम मने मने गरियाते ही रहेंगे। तो कुछ मांग दिया 500 रुपया तो उनका मन में समझ गए कि मैट्रिक इतना कम नंबर ही जरूर कुछ करता था। ये पैसा देते थे, ये पैसा कोची करता था। हो सके कि किसी को अंगूठी पहनावे में लगे हो, किसी को लड्डू खियावे में लगे हो या कहीं लगा हुआ हो, लेकिन ये ज़रूर पैसा को कहीं बर्बाद किया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे कि हम लोग देखेंगे यहाँ कि गद्यांश जो है एग्जाम स्पेशल हिंदी में, संस्कृत में 13 नंबर के गद्यांश, लेकिन हिंदी में गद्यांश जो है 20 नंबर के आता है। 20 नंबर के आप बचा कि जिस तरह से तुमको साइंस में प्रैक्टिकल में मिल जाता है ना 20, उसी प्रकार से समझिए कि गद्यांश फ्री में 20 नंबर को आपको मिल रहा है। गारंटी न इसको घर से याद करना पड़ता है न कुछ, आपका क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, सवाल में ही आंसर रहता कि नहीं। अगर बनाए होगे तो सवाल में ही आंसर रहता है, खोजना रहता है सिर्फ। ठीक है, तो 20 नंबर के जिस प्रकार से प्रैक्टिकल में साइंस में आते हैं उस प्रकार से इसमें दिया हुआ रहेगा, समझिए। तो 20 नंबर अगर बना लेते हो तो आप बचा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। और उतना अच्छा से कहानी अगर हिंदी है, अगर 5 चैप्टर वर्णिका भी पढ़ ले होगा ना तो सब्जेक्टिव भी बना लेगा तुम आराम से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में वर्णिका से। लेकिन बात है कि इसमें हिंदी में सर कि 20 नंबर है, उसको किस तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जैसे जाइएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देंगे ये खाली लोगो नहीं रहेगा, और क्वेश्चन देंगे तो जैसे ही रहेगा यहाँ पे क्या कि दिया हुआ रहेगा कि सब्जेक्ट कोड इतना, हिंदी मातृभाषा हिंदी, फुल मार्क्स 100, पूर्णांक 100, टाइम 3 घंटा 15 मिनट, ये सब रहेगा लिखा हुआ आपको। टोटल ये सब लिखा हुआ रहेगा और इसके लिए ये पढ़ने के लिए टोटल 15 मिनट का समय दिया जाता है। यानी बात करेंगे कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। एक और वीडियो जरूर लेके आएंगे कि एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है, कितने टाइम से पहुंचना है। ठीक है, OMR को कैसे भरना है, ये वीडियो जल्दी ही आएगा। तो ध्यान देंगे। इसमें बात आया कि OMR उत्तर पत्रक से कोई मतलब नहीं है गद्यांश का। गद्यांश का सीधे मतलब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो गद्यांश में देखेंगे हम लोग क्या, जो देखिए पहले कि दिया हुआ है खंडवा। खंडवा में गद्यांश है, जो ध्यान दीजिए क्या है कि विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें देखेंगे कि खंडवा है, विषयनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। कितना अंक के? 2 अंकों के। ये हिंदी में 5 गो प्रश्न रहेगा और 2-2 नंबर के रहेगा, यानी 5 दूनी 10। तो 2 गो रहेगा, दोनों में से कोई एक गो बनाना है। फिर एक और रहेगा दूसरा नंबर में, तो 10 और 10 20 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन बात आया कि सर इसको कैसे बनाएंगे, तो इतना बड़ा कहानी दिया हुआ है जिसको नहीं देखना है तुमको, क्योंकि टाइम का बचत करना है। ये कहानी को नहीं पढ़ेंगे, कहानी को जैसे वैसे रह देंगे, सीधे चलेंगे प्रश्न पर। फिर कि प्रश्न है क्या, ये कहानी दिया हुआ है। जैसे कि दही वाली मगम्मा दही बेचती थी, प्रश्न आ जाएगा कि दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। ये हुआ गद्यांश में। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। ये प्रश्न है, किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो निबंध कहा जाता है ये है कहाँ लिखा हुआ, लास्ट में देखेंगे कि निबंध कहा जाता है कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए इनमें से तो खोजना चालू करेंगे कि निबंध कहा जाता है, मिल गया। अब देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे स्टार्ट है, कि कह रहा है कि किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। तो इसमें दिया हुआ निबंध कहा जाता है कि उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। आंसर मिल गया, यानी कि इसका आंसर लिख देंगे क्या, जो देखिए कि इसको आंसर लिखेंगे किसे, कि उस साहित्यिक, ठीक है, उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। यानी कि पहला के आंसर हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, यानी आंसर के कितना नंबर के, तो पहला के
ये पहला के आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है, कि उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आ गया सबको आंसर, ठीक है। फिर देखिए, फिर देखेंगे कि दूसरा, ये दो नंबर आपको मिल गया। फिर ध्यान दीजिए, निबंध विद्या में पहली रचना किसने की थी और क्या बतलाया था। एक चीज ध्यान देना कि जहां तुमको लास्ट में ये बात मिल रहा है, जहां से शुरू हुआ जहां से लास्ट हुआ, फुल स्टॉप को देखेंगे। फुल स्टॉप अगर सही है तो ये सही जाएगा। कह रहा है कि निबंध विद्या में पहली रचना किसने की थी और क्या बताया था, क्या बताया था। निबंध विद्या में पहली रचना, तो देखिए कि पहली रचना किसने की थी और क्या बताया था। ध्यान देखिए, पहली रचना की थी तो मिल गया। अब देखें कि कहाँ से शुरू है सर, तो शुरू फुल स्टॉप यहाँ ना है, यहाँ से शुरू है कि 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लेखक मांतेन ने इस विद्या में पहली रचना की थी और किसने किया था, और बताया था कि यह मुक्त मन की गद्यात्मक अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति है। यानी स्टार्ट है यहाँ से और लास्ट हुआ यहाँ पे, तो ये हुआ दूसरा नंबर के आंसर, दूसरा नंबर के आंसर। यानी कि देखिए क्या कर रहा है कि रचना किसने की थी और क्या बताया था। तो रचना पहली रचना की थी और बताया था, है कि नहीं। तो ये स्टार्ट है यहाँ से, ये नहीं बोलेंगे कि 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लेखक मांतेन ने इस विद्या में पहली रचना की थी और बताया था कि यह मुक्त मन की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। यानी कि देखिए, इसको जो मत कहो कि अगर ये छोड़ दिया ना तो आपको गारंटी है कि एग्जाम में हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। अब बताओ कि 20 नंबर जिसको ना हमने घर से याद करके जाना है, वहीं पे आंसर लिखा हुआ है, उस चीज़ को अगर छोड़ के आएंगे तो एक चीज़ का मूर्खता हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करो और पढ़ो ध्यान से, ताकि इस वीडियो को जितने पढ़ेंगे ना उतने रिवाइज होगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद आप घर पे जहाँ पे क्वेश्चन बैंक है उससे 2 से 4 गो देले है तो बना के देखो कि हमसे बनता है कि नहीं, गारंटी देता हूँ कि बनेगा, ठीक है। 20 नंबर के है, ध्यान से देखो। कहा है कि जब पार हो जाएगा ना, नहीं बनाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है कि जब याद तुम्हारी आती है तो दिल चुपके चुपके रोती है, वही वाला बात हो जाएगा कि बाद में फिर कहेगा कि 20 नंबर छोड़ के आ गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखेंगे कि तीसरा नंबर है कि निबंध के 2 प्रमुख भेदों के नाम लिखें। निबंध के 2 प्रमुख भेदों के नाम लिखें। तो देखें कि कहाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ रहेगा कि निबंध के 2 प्रमुख भेद है कि नहीं। तो निबंध के 2 प्रमुख भेद है, ये तीसरा नंबर के क्या क्या, तो वैयक्तिक निबंध और वैचारिक निबंध। यानी कि एक चीज देखा कि जहां से शुरू जहां से लास्ट हम दोनों करेंगे इम्तिहान एक साथ, ठीक है। यानी कि ये तीसरा क्या हो गया कि निबंध के 2 प्रमुख भेद है, वैयक्तिक निबंध और वैचारिक निबंध, ये तीसरा के आंसर, ओके। अब देखेंगे 4 नंबर कि 4 नंबर दिया हुआ है सर कि ललित निबंध लिखते समय निबंधकार क्या करता है। यानी कि ललित निबंध लिखते समय निबंधकार क्या करता है। तो देखेंगे कि निबंधकार क्या करता है और ललित निबंध लिखते समय कहाँ लिखा हुआ ये कि देले रहेगा कि ललित निबंध तो हो गया। ललित निबंध लिखते समय देखिए कहले होगा कि विषयों को चुनता है, ठीक है। लेकिन देखेंगे पहले कि ऊपर तो नहीं ना है, तो निबंधकार क्या करता है, निबंधकार नहीं है ऊपर। अब देखिए निबंधकार क्या करता है, निबंधकार दिया हुआ है, करता है, चुनता है, यानी कि इस चीज को चुनता है। कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है। यानी कि बोलेंगे क्या कि ललित निबंध लिखते समय निबंधकार प्रायः अपारंपरिक एवं अत्यंत साधारण विषयों को चुनता है और विनोद पूर्वक मुक्त मनोदशा में उस पर टिप्पणी करता चला जाता है। यानी कि स्टार्ट है यहाँ से 4 नंबर के और लास्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। यानी बोलेंगे कि ललित निबंध लिखते समय निबंधकार प्रायः पारंपरिक एवं अत्यंत साधारण विषयों को चुनता है और विनोदपूर्ण मुक्त मनोदशा में उस पर टिप्पणी करता चला जाता है। फिर देखेंगे क्या कि हिंदी के कुछ प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखें। यानी हिंदी के प्रमुख जो ललित निबंधकार हैं उनका नाम लिखना है 5 नंबर में, कि दिया हुआ देखिए कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्ता, फिर है कि चंद्र शर्मा गुलेरी, शिवपूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्वान मिश्र, कुबेर नाथ राय आदि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। यानी कि 5वां नंबर के आंसर यहाँ से, 5वां के यहाँ से लिख देंगे, कोई दिक्कत ही में। तो आगे की गद्यांश देखते हैं, तो दोनों में से कोई एक बनाना है, चाहे आप का बना लीजिए चाहे खा बना लीजिए, लेकिन आपको बताते हैं बनाने के लिए ताकि आप बना सकते हैं। अब देखिए कि दिया हुआ है कि आज के इस आधुनिक युग में किसका बोलबाला है, आज के इस आधुनिक युग में किसका बोलबाला है। तो देखेंगे कि कहाँ है लास्ट में, कहाँ है शुरू में। यानी कि देखिए कि आज के इस आधुनिक युग में चारों ओर फैशन,
यानी कि इतना तो मिल गया कि आज के युग में बोलबाला है, यानी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट कहाँ है, यहाँ लास्ट है। यानी कि पहला के आंसर हो जाएगा कि आज के इस आधुनिक युग में चारों ओर फैशन, बाहरी तड़क भड़क एवं झूठे दिखावे का ही बोलबाला है। यानी कि सच बात है कि जो झूठा बोल रहा है, दिखावा कर रहा है, उसका ही बोलबाला चल रहा है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अपना टाइम आएगा, वही वाला बात है। एक बार टी शर्ट चला था कि अपना टाइम आएगा, सबका एक बोलबाला होता है। आजकल जितने फैशन में चल रहे हैं ना लोग, जितने, यानी कि कहा जाए तो सीधी भाषा में कि अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आपका नाम है, और नहीं तो जीरो वैल्यू समझता है, वैल्यू भी देता है। आज का ये युग है कि आपको अगर रुपया पैसा साथ में है, खर्च कर रहे हैं तो आपके साथ है, ख़त्म तो ख़त्म। यानी कि जो है, जो पैसा है, यानी आज के इस आधुनिक युग में चारों ओर फैशन का मार्केट आ गया, बाहरी तड़क भड़क एवं झूठ दिखावे का ही बोलबाला है। यानी कि झूठे दिखावे का बोलबाला है, ये पहला का हो गया। दूसरा देखिए, आज व्यक्ति का आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है। यानी कि आज जो व्यक्ति का आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान देखिए। यानी कि आज अगर आदर प्रणाम करें तो देखिए ना रील्स में, यहाँ से निकलता है, कहता है प्रणाम सर। ठीक है, वही वाला बात है कि आज व्यक्ति का आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है। तो देखेंगे कि कहाँ दिया हुआ है कि आदर सम्मान किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए दे लेगा, आदर सम्मान। देखिए आदर सम्मान मिला, यानी कि क्या कहेंगे कि आज व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परंतु उसका आदर सम्मान उसकी योग्यता, यानी कि पढ़ाई लिखाई कितना, योग्यता, डिग्री एवं विचारों के आधार पर ना करके केवल कीमती वस्त्रों के आधार पर किया जाता है, कीमती वस्त्रों के आधार पर। तो ये दूसरा नंबर के आंसर आ गया कि आज व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परंतु उसका आदर सम्मान उसकी योग्यता एवं विचारों के आधार पर न करके केवल कीमती वस्त्रों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आंसर। तीसरा नंबर के देखिए, कैसा जीवन सादगी कहलाता है। कैसा जीवन सादगी कहलाता है। तो देखेंगे कि कहाँ दिया हुआ है सादगी। तो दे लिया होगा कि सादगी कैसा जीवन कहलाता है, सादगी कहलाता है। ठीक है, देखिए कह रहा जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। क्या दे ले, कहाँ से स्टार्ट है कि यहाँ से स्टार्ट है कि आडंबर शून्य एवं कृत्रिमताहीन जीवन जीना ही सादगी कहलाता है। ये तीसरा नंबर के आंसर, कोई दिक्कत ही में। फिर देखेंगे कि आज कैसा जीवन सादगी कहलाता है, ये तो हो गया। आज के भौतिकवादी, यानी कि आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति क्या सिद्ध करने में लगा है, यानी कि आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति क्या सिद्ध करने में लगा है। तो देखिए कि कहाँ से ये स्टार्ट है और कहाँ लास्ट है, यानी क्या सिद्ध करने में लगा है। तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए कि आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति में मानवीय गुण लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, यानी यही सिद्ध करने में लगल है, यानी कि ये चौथा नंबर के आंसर कि आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति में मानवीय गुण लुप्त होते जा रहा है, इसके बारे में सिद्ध करते हुए कर रहे हैं। फिर है कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं। तो दे ले रहेगा यहाँ कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, यानी कि सज्जन व्यक्ति हमेशा ऊपर से नारियल की भांति, कैसा भांति, नारियल की भांति गोल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कठोर होगा, अंदर से सजल होगा, बाहर से कोमल होगा। ठीक है, यानी बात करें कि सज्जन व्यक्ति हमेशा ऊपर से नारियल की भांति कठोर और अंदर से सजल और कोमल होते हैं, यानी कि यहाँ से 5वां नंबर के आंसर। कोई दिक्कत, यानी कि इस तरह से गद्यांश बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा के बाद में एक बताते हैं आपको, इसमें ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से बनाना होगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी 10 नंबर के। तो आप दोनों में से कोई एक बनाते, लेकिन बता दिए थे इस चलते कि बनाने के लिए आ जाए, तो इसमें भी कोई एक बनाना है आपको। देखिए कि काला पानी की सज़ा, इसके बारे में समझिए कि जब जेल में जाता है ना, तो जितने बदमाशी करिएगा उतने सज़ा बढ़ते चल जाते हैं। काला पानी की सज़ा बहुत कड़ा सज़ा होते हैं। काला पानी सज़ा में आपको बंद कर देगा एक अंधेरे घर में, और खाना पीना सब बंद कर ले रहता है कई दिन तक। ठीक है, बहुत खराब सज़ा। देखिए कि कहा जाता है एक तरह से कि मौत के बराबर, कि काला पानी की सज़ा को भयावह दुस्वप्न के रूप में देखा जाता है। यानी जिसको कह दिया कि कल आपको काला पानी की सज़ा है, तो उसके लिए एक सपना बन जाता है, बहुत दुख की बात हो जाता है। देखिए फिर है कि वहाँ कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं को विचरण रोंगटे खड़े कर देता है, यानी कैदियों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी बहुत सारे कैदी क्रिमिनल होते हैं ना, जो यहाँ से तो जेल में पकड़ा के गेबे किया, वो जेलों में है जो गर्दा उड़े ले रहता है, तो उसको काला पानी के सज़ा के नाम पर होश बिगाड़ देता है। देखिए कि अंग्रेजों ने भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाया।
अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को वहां घोर अमानवीय यातनाएं दी। काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से, ठीक है, काला पानी शब्द के अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि बात करेंगे कि काला पानी सजा के शब्द का अर्थ बताया है कि मृत्यु के उस स्थान से है कि जहां एक बार जाने के बाद वो मृत्यु के उस स्थान से जहां से कोई वापस नहीं आता है। हमारे देश के अनेक वीर सपूतों ने इस जेल में यातनाएं सहते हुए देश को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली, जिनकी उम्र कहानी काला पानी की दीवारें आज भी कह रही है कि सेलुलर जेल में आने वाले में अंतिम व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वह बंदियों के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाधीन नागरिक, एक मुक्त योद्धा और एक विजेता सेनापति के रूप में इस द्वीप में आए। उन्होंने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहराकर सेलुलर जेल के द्वारा हमेशा के लिए खोल दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन कि काला पानी की सजा को किस रूप में देखा जाता है। तो देखेंगे कि कहाँ से देले है, तो देखेंगे कि काला पानी को सजा को किस रूप में देखा जाता है। तो काला पानी की सजा को भयावह दुश्मन के रूप में देखा जाता है कि नहीं, यानी काला पानी की सजा को भयावह यानी कि डरावन के रूप में देखा जाता है, डरावन बोलेंगे उसको, यानी कि ये पहला नंबर के आंसर, कोई दिक्कत, यानी काला पानी की सजा को भयावह दुश्मन के रूप में देखा जाता है। फिर है कि काला पानी शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ से देले रहेगा कि काला पानी शब्द का अर्थ जो बताया यहाँ, जो ध्यान दीजिए कि काला पानी, ठीक है, काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से जहां से कोई भी वापस नहीं आता है। यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ लास्ट, यानी कि ये हो गया आपको, यानी दूसरा नंबर के आंसर कि काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता। फिर है कि किनकी अमर कहानी, ठीक है, यानी बात करेंगे कि किनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारें भी कह रही है, यानी बात करेंगे कि बात करेंगे कि काला पानी शब्द का अर्थ बता दें। एक और छूट गया कि किसने कहाँ पर सेलुलर जेल बनाई, यानी सेलुलर जेल देखिए कि कहाँ पर सेलुलर जेल बनाई, तो यहाँ दे लिया होगा कि सेलुलर जेल किसने बनाई और कहाँ पर बनाई, जो ध्यान रखिए। देखिए सेलुलर जेल बनाया, आप कहाँ पर, जो ध्यान दीजिए कि अगर बात करेंगे कि सेलुलर जेल बनाया किसने बनाया, अंग्रेजों ने भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाया, यानी कि दूसरा नंबर के आंसर ये। ठीक है, फिर देखिए ये हो गया आपको तीसरा नंबर के आंसर। अब आया कि किनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारें आज भी कह रही है, यानी कि अमर कहानी आज भी कह रही है क्या, जो देखिए अमर कहानी देले होगा जहाँ से कि आज भी कह रही है अमर कहानी, तो इसमें खोजिए कि अमर कहानी कहाँ लिखा हुआ है। देखिए अमर कहानी है, यानी कि कहाँ से ये स्टार्ट है कहाँ लास्ट है, जो देखते हैं लास्ट तो यहाँ है, स्टार्ट कहाँ से है, यानी बोलेंगे कि स्टार्ट है आपको कि हाँ, हमारे देश की अनेक वीर सपूतों ने जेल में यातनाएं सहते हुए देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली, जिनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारें आज भी कह रही है, यानी कि ये है चौथा नंबर के, केवल नंबर के चौथा। फिर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काला पानी द्वीप में आकर क्या किया, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस काला पानी के द्वीप में आकर क्या किया, जो ध्यान दीजिए, तो काला पानी के द्वीप में आकर क्या किया, यानी कि बात करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, यानी कि आकर क्या किया, जो ध्यान दीजिए, यानी बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, बात करेंगे कि काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहराकर सेलुलर जेल के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए, सेलुलर जेल के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए। फिर है कि इसके बारे में प्रेमचंद जी के बारे में, तो इस प्रकार से क्या आपको बन जाएगा, यानी कि उतना कहानी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे देखिए कि प्रेमचंद का उद्देश्य क्या था, प्रेमचंद का उद्देश्य क्या था, देखेंगे कि कहाँ लिख ले कि प्रेमचंद का उद्देश्य, तो प्रेमचंद का उद्देश्य एक ही था कि भारतीय जनता की सेवा और उनके शोषण के प्रति उन्हें जागरूक करना, यानी पहला नंबर के आंसर। फिर है दूसरा कि प्रेमचंद ने निष्पक्ष, दो नंबर का है, एक बनाइएगा तो दो नंबर मिलेगा। फिर है कि प्रेमचंद ने निष्पक्ष पत्रकारिता को क्यों चुना, यानी कि निष्पक्ष पत्रकारिता को क्या चुना, जो देखिए इसमें दे ले रहेगा कि निष्पक्ष,
ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि देखेंगे कि निष्पक्ष पत्रकारिता को चुना। अब कहाँ से स्टार्ट है, तो स्टार्ट है ये जाके आपको कि यहाँ तक कि वे चाहते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों से जनता अवगत एवं सचेत रहे, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता को चुना। ठीक है, ये दूसरा नंबर के आंसर। फिर है, ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद की पत्रकारिता में किसका यथार्थ रूप देखने को मिलता है। ये पत्रकारिता में किसका यथार्थ रूप देखने को मिलता है, तो कहेंगे कि यथार्थ रूप देखने को मिलता है। अब कहाँ से स्टार्ट है, तो ये स्टार्ट है आपको यहाँ से। प्रेमचंद की पत्रकारिता में भारतीय ग्रामीण संस्कृति के साथ भारतीय जनता की पीड़ा का भी यथार्थ रूप देखने को मिलता है, यानी आंसर नंबर 3। अब देखिएगा आगे है कि प्रेमचंद किसके माध्यम से देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। किसके माध्यम से देश की गुलामी को बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ध्यान रखिए कि तो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से कि प्रेमचंद अपनी लेखनी के माध्यम से देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो ये है आपको कितना नंबर के 4। ठीक है, फिर है कि प्रेमचंद के लिए देश क्या है। प्रेमचंद के लिए देश क्या है, तो देखेंगे कि प्रेमचंद के लिए देश यानी उनके लिए देश विविध भागों में खंडित जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक राष्ट्र है। ये 5वां नंबर के आंसर, यानी कि 5वां नंबर के आंसर हो जाएगा कि उनके लिए देश विविध भागों में खंडित जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक राष्ट्र, यानी 5 नंबर के आंसर। तो गद्यांश में कोई दिक्कत, यानी कि इस प्रकार से आपको गद्यांश बनाने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। यानी कि गद्यांश जो है ना आपको आएगा कितना नंबर के, तो 20 नंबर के, यानी दे ले रहेगा यहाँ 20 अंक। ठीक है, 20 अंक पक्का करें हिंदी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी कि गद्यांश को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और दोस्तों के पास, और जितना हो सके उतने वीडियो को देखकर और आगे की ओर बढ़ाइए ताकि आपको 20 नंबर पक्का हो सके। तो इसलिए आपको मैं पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।